इंडिया और यूएस के बीच एक इंटरिम ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तय हुआ है, जिसे दोनों देशों के बीच बड़े बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की ग्राउंड वर्क माना जा रहा है। इस डील का मेन फोकस टैरिफ्स कम करना, मार्केट एक्सेस बढ़ाना और फ्यूचर में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ाना है। इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस ने इंडियन गुड्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ करीब 50% से घटाकर लगभग 18% कर दिया है। इसका मतलब है कि इंडियन प्रोडक्ट्स अब यूएस मार्केट में ज्यादा सस्ते और कॉम्पिटिटिव होंगे, जिससे एक्सपोर्ट्स को बड़ा बूस्ट मिल सकता है और इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ स्टोरी को नया मोमेंटम मिलेगा। इस ट्रेड डील से खासतौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, टॉयज, प्लास्टिक, रबर, केमिकल्स, होम डेकोर, मशीनरी और आर्टिसनल प्रोडक्ट्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट्स बढ़ने से लाखों नए जॉब्स बनने की उम्मीद है, खासकर विमेन और यूथ के लिए। डील के तहत कई इंडियन एक्सपोर्ट्स पर यूएस में जीरो ड्यूटी लगने की संभावना है, जैसे जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्मार्टफोन्स, स्पाइसेस, टी, कॉफी, कोकोनट ऑयल, कैश्यू नट्स और फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल और मशरूम्स। इससे मेक इन इंडिया और इंडिया की ग्लोबल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर्स में भी इंडिया को स्पेशल एग्जेम्पशंस और प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कोटा मिल सकते हैं, जिससे ऑटो पार्ट्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स एक्सपोर्ट्स में तेजी आ सकती है और फॉरेन अर्निंग्स बढ़ सकती हैं। यूएस ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर इंडिया पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ्स भी हटा दिए हैं, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स और कंपनीज को बड़ी राहत मिली है और बायलैटरल ट्रेड में टेंशन कम हुई है। डिजिटल और टेक्नोलॉजी ट्रेड पर भी इस डील में बड़ा फोकस है। जीपीयूज, डेटा सेंटर इक्विपमेंट, एआई टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक प्रोडक्ट्स पर कोऑपरेशन बढ़ेगा, जिससे इंडिया का टेक इकोसिस्टम मजबूत हो सकता है और इंडिया एआई और डिजिटल सर्विसेज का ग्लोबल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कम करने पर सहमति बनी है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, आईसीटी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में स्टैंडर्ड्स, लाइसेंसिंग और कंप्लायंस रूल्स को आसान करना। इससे एक्सपोर्टर्स के लिए पेपर वर्क और टेक्निकल हर्डल्स कम हो सकते हैं। अब बात इंडिया की कमिटमेंट्स की। इंडिया अगले 5 साल में लगभग $500 मिलियन के यूएस गुड्स खरीदने की योजना बना रहा है, जिसमें एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, प्रेशियस मेटल्स और कोकिंग कोल शामिल हैं। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशनशिप और मजबूत हो सकती है। इंडिया ने यूएस के कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स और सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे एनिमल फीड, नट्स, फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल और वाइन पर टैरिफ्स कम या खत्म करने का संकेत दिया है, जिससे इंडियन मार्केट में कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि सेंसिटिव एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स पूरी तरह प्रोटेक्टेड रहेंगे। व्हीट, राइस, मेज, मिल्क, पोल्ट्री, मीट, चीज, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस जैसे प्रोडक्ट्स पर कोई मेजर टैरिफ कंसेशन नहीं दिया जाएगा, ताकि इंडियन फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी को नुकसान न हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि ये डील एमएसएमईज, एमएससीज, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन और फार्मर्स के हितों को सुरक्षित रखते हुए एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। उनका कहना है कि यूएस मार्केट में बेहतर एक्सेस मिलने से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी और इंडिया की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। उन्होंने टेक कोऑपरेशन को इंडिया के लिए बिग विन बताया, क्योंकि यूएस के साथ कोलैबोरेशन से एआई, चिप्स, डेटा सेंटर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में इंडिया को ग्लोबल रेस में आगे रहने में मदद मिलेगी। उनका कहना है कि इंडिया और यूएस की इकोनॉमीज कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि ये इंटरिम ट्रेड डील फ्यूचर में एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का रास्ता खोलेगा, जिसमें टैरिफ्स और कम हो सकते हैं, मार्केट एक्सेस और बड़ा हो सकता है और सप्लाई चेन्स ज्यादा सिक्योर हो सकती हैं। एआई डेटा सेंटर्स अब सिर्फ टेक सेक्टर नहीं बल्कि पावर सेक्टर के लिए भी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनते जा रहे हैं। हिटाची एनर्जी इंडिया के सीईओ ने कहा कि अब ग्रोथ सिर्फ पावर ग्रिड से नहीं बल्कि एआई डेटा सेंटर्स की बढ़ती बिजली मांग से भी आ रही है। एआई डेटा सेंटर्स में बिजली की मांग अचानक बहुत तेजी से बढ़ सकती है, जैसे 100 मेगावाट से 250 मेगावाट कुछ सेकंड्स में। इसलिए ऐसे ग्रिड चाहिए जो इतनी बड़ी स्पाइक्स को संभाल सके और यही कंपनियों के लिए बड़ा बिजनेस मौका है। एआई सिस्टम बेहद ज्यादा बिजली खपत करते हैं, यहाँ तक कि एक चैट जीपीटी क्वेरी भी सामान्य गूगल सर्च से 6 से 8 गुना ज्यादा बिजली लेती है। यानी आने वाले समय में पावर सेक्टर पर दबाव और अवसर दोनों बढ़ने वाले हैं। फिलहाल दुनिया के करीब 90% एआई रेडी डेटा सेंटर्स अमेरिका और चीन में हैं, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत भी बड़ा प्लेयर बनेगा, खासकर सरकार की पॉलिसी सपोर्ट और बढ़ती डिजिटल डिमांड के कारण। यूनियन बजट में भारतीय डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स छूट देने की घोषणा से इस सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ सकता है, जिससे पावर इक्विपमेंट और ग्रिड कंपनियों के लिए बड़ा ऑर्डर फ्लो आने की उम्मीद है।
हिटाची एनर्जी का मानना है कि डेटा सेंटर के कुल खर्च का करीब 10 से 15% हिस्सा उनके लिए एड्रेसेबल मार्केट है, जिसमें ग्रिड कनेक्शंस, पावर स्टडीज और एडवांस ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस शामिल हैं। कंपनी ने पहले HVDC टेक्नोलॉजी पर दांव लगाया था, जो आज बड़ा बिजनेस बन चुका है और अब डेटा सेंटर्स को भी अगला बड़ा ग्रोथ इंजन माना जा रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल लोड बढ़ने के कारण। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मजबूत रहा है, जहां दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 90% बढ़कर 261.4 करोड़ रुपए हो गया। रेवेन्यू 2082 करोड़ रुपए और EBITDA 345 करोड़ रुपए रहा, जिससे मार्जिन बढ़कर 16.6% हो गया। ऑर्डर बुक भी बहुत मजबूत है, करीब 30,000 करोड़ रुपए का बैकलॉग है, जिससे आने वाले समय में रेवेन्यू की अच्छी विजिबिलिटी मिलती है और कंपनी डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन्स बनाए रखने पर फोकस कर रही है। कंपनी ने कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन से बचने के लिए 70% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस एस्केलेशन क्लॉज रखा है, जिससे रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने पर भी नुकसान नहीं होता। और चाइना से कंपटीशन को लेकर कंपनी का कहना है कि डिमांड इतनी बड़ी है कि कंपटीशन का असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अतुल ऑटो का Q3 परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 98% बढ़कर 15.35 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 7.75 करोड़ रुपए था। इससे साफ है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है और डिमांड में सुधार हुआ है। कंपनी की आय 18.5% बढ़कर 231 करोड़ रुपए रही और EBITDA में 70% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई। EBITDA मार्जिन भी 8.5% से बढ़कर 12.3% हो गया, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल बेहतर होने का संकेत देता है। सारडा एनर्जी के नतीजों में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 3.55% घटकर 190.4 करोड़ रुपए रह गया और रेवेन्यू भी 3.3% गिरकर 1,276 करोड़ रुपए हो गया, जिससे ग्रोथ स्लो डाउन का संकेत मिलता है। EBITDA में 15.7% की गिरावट आई है और मार्जिन भी 27.95% से घटकर 24.36% रह गया। इसका मतलब है कि इनपुट कॉस्ट्स या डिमांड प्रेशर के कारण प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है, हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। SMS फार्मा के नतीजे पॉजिटिव रहे हैं, जहां कंपनी का शुद्ध मुनाफा 29% बढ़कर 23.5 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू भी 21.4% बढ़कर 210.4 करोड़ रुपए रहा, जिससे साफ है कि कंपनी की सेल्स और बिजनेस मोमेंटम मजबूत बना हुआ है। EBITDA 31.4% बढ़कर 43.6 करोड़ रुपए हो गया और EBITDA मार्जिन भी 19.2% से बढ़कर 20.7% पहुंच गया। ये दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हुई है और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यूग्रो कैपिटल ने Q3 में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां कंपनी का AUM बढ़कर 15,454 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 40 ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 46.3 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 23% बढ़ा है और कुल इनकम 506 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कंपनी का लोन बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है, जहां Q3 में नेट डिस्बर्समेंट 2,217 करोड़ रुपए रहा और 9 महीनों में 5,605 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। खास बात यह है कि एसेट क्वालिटी अभी भी मजबूत बनी हुई है, जिसमें ग्रॉस NPA 2.2% और नेट NPA 1.4% है, यानी खराब लोन का रिस्क कंट्रोल में है। यूग्रो कैपिटल का इमर्जिंग मार्केट बिजनेस और एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें फोनपे और भारत पे जैसे पार्टनर्स के जरिए 1,85,000 से ज्यादा ग्राहक जुड़े हैं। इसके अलावा कंपनी ने प्रोफेक्टस कैपिटल का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और अब इंटीग्रेशन पर फोकस कर रही है, जिससे भविष्य में बिजनेस स्केल और बढ़ सकता है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद से शनिवार शाम तक करीब 10 कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड का ऐलान किया है, जिससे आने वाले दिनों में इन शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आप डिविडेंड से कमाई करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट जरूर नोट कर लें। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा अंतरिम डिविडेंड 3.50 रुपए प्रति शेयर घोषित किया है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 17 फरवरी 2026 रखी गई है और डिविडेंड की रमद घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयर धारकों को मिल जाएगी। SH केलकर एंड कंपनी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 रखी गई है और भुगतान नियमानुसार तय समय सीमा में किया जाएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने IT सेक्टर में अच्छा अपडेट देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तीसरा अंतरिम डिविडेंड 1.25 रुपए प्रति शेयर घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 है और डिविडेंड का भुगतान 26 फरवरी 2026 या उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा।
महानगर गैस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 12 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जो काफी आकर्षक माना जा रहा है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 रखी गई है और भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.50 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, लेकिन फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है, इसलिए निवेशकों को आगे के अपडेट पर नजर रखनी होगी। श्री लेदर्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 है और डिविडेंड का भुगतान 25 फरवरी 2026 को किया जाएगा। के कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा अंतरिम डिविडेंड 22 रुपए प्रति शेयर घोषित किया है, जो इस लिस्ट में सबसे बड़ा डिविडेंड माना जा सकता है। रिकॉर्ड डेट 24 फरवरी 2026 रखी गई है और भुगतान 6 मार्च या उससे पहले किया जाएगा। गोल्डियम इंटरनेशनल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला अंतरिम डिविडेंड 2.75 रुपए प्रति शेयर घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 12 फरवरी 2026 रखी गई है और डिविडेंड का भुगतान 24 फरवरी से शुरू होगा। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2 रुपए प्रति शेयर का पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 है और भुगतान नियमानुसार तय समय सीमा में किया जाएगा। यूनाइटेड वेंडर होस्ट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 0.20 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 रखी गई है और ये डिविडेंड खासतौर पर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के निवेशकों के लिए अपडेट माना जा रहा है। हिंद रेक्टिफायर्स की बोर्ड बैठक 11 फरवरी को होगी, जहां कंपनी अपने नतीजे पेश करेगी और साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर सकती है। फार्मा सेक्टर की किलिच ड्रग्स इंडिया भी 11 फरवरी को रिजल्ट्स जारी करेगी और बोर्ड बोनस शेयर का ऐलान कर सकता है, जिससे इस स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर की ट्राइटन वाल्व्स की बोर्ड बैठक 12 फरवरी को है, जहां कंपनी नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर देने पर फैसला ले सकती है। IRB कंस्ट्रक्शन की बोर्ड बैठक 13 फरवरी को होगी और कंपनी इस दिन रिजल्ट्स के साथ बोनस इशू पर भी विचार करेगी। टेक्सटाइल कंपनी R&B डेनिम्स 14 फरवरी को अपने नतीजे पेश करेगी। अब रिकॉर्ड डेट वाली कंपनियों की बात करें तो एक्सिटा कॉटन ने हर 10 शेयर पर एक बोनस शेयर देने का ऐलान किया है और इसके लिए 13 फरवरी की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। वहीं डेल्फी वर्ल्ड मनी ने हर एक शेयर पर 2 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी 13 फरवरी तय की गई है। सरकारी कंपनी BEML ने बड़ा फैसला लिया है और मध्य प्रदेश के उमरिया में ग्रीनफील्ड रेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का नाम ब्रह्मा रखा गया है और इसे अगले 5 साल में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। BEML का शेयर पिछले 6 महीनों में करीब 16% गिर चुका है और शुक्रवार को भी लगभग 6.7% गिरकर 1629 रुपए पर बंद हुआ था। ऐसे में ये बड़ा निवेश अनाउंसमेंट सोमवार को शेयर पर पॉजिटिव या हाई वॉलेटिलिटी वाला असर डाल सकता है, क्योंकि बाजार इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर के रूप में देख सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तिमाही नतीजे पेश किए हैं, जिसमें बैंक का शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 24.5% बढ़कर 21,028 करोड़ रुपए रहा, जो ये अनुमान 17,540 करोड़ रुपए से काफ़ी ऊपर है, जो दिखाता है कि बैंक की कमाई उम्मीद से बेहतर रही और ये निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 9% बढ़कर 45,190 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले साल ये 41,445 करोड़ रुपए थी। NII का ये आंकड़ा बाजार के अनुमान 44,658 करोड़ रुपए से ऊपर है, जिससे साफ होता है कि बैंक की कोर अर्निंग क्षमता मजबूत बनी हुई है और उसे ब्याज से अच्छी कमाई हो रही है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस NPA घटकर 1.57% और नेट NPA 0.39% रह गए, जो पिछली तिमाही की तुलना में बेहतर है। रकम के हिसाब से ग्रॉस NPA 73,636.80 करोड़ रुपए और नेट NPA 18,012 करोड़ रुपए रहे, जिससे पता चलता है कि बैंक की लोन रिकवरी और क्रेडिट मैनेजमेंट मजबूत बनी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील में भारतीय केमिकल एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ 50% घटाकर 18% किया गया है। इससे भारतीय कंपनियों को कम ड्यूटी का फायदा मिलेगा और अमेरिकी बाजार में चीन जैसी प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगी। इस डील के बाद कई केमिकल शेयर निवेशकों की नज़र में है, जिनमें आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और SRF लिमिटेड शामिल हैं।
आरती इंडस्ट्रीज के सीईओ सुयोग कोटेचा ने बताया कि अमेरिका को होने वाले करीब 40% एक्सपोर्ट पर पहले 50% ड्यूटी लगती थी, जिससे मुनाफे पर बड़ा असर पड़ता था। अब टैरिफ घटने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार की उम्मीद है। ब्रोकिंग फर्म एक्सिस डायरेक्ट का अनुमान है कि इस डील के बाद भारत से अमेरिका के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स के एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 20 से 25% तक रिकवरी हो सकती है। अमेरिका फिलहाल भारत के सालाना $6 अरब के केमिकल एक्सपोर्ट का करीब 5वां हिस्सा लेता है, जिससे इस सेक्टर की ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यूनियन बजट का हेडलाइन कैपेक्स नंबर वित्त वर्ष 2027 में 12.2 ट्रिलियन रुपए पूरी तरह से सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को नहीं दर्शाता। इसमें इक्विटी इन्फ्यूजन्स, कैपेक्स ओरिएंटेड लोन्स और एडवांसेस शामिल हैं, जिन्हें हटाकर वास्तविक एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर समझना जरूरी है। कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स जैसे वाटर सप्लाई, हाउसिंग, मेट्रो सिस्टम्स और कमर्शियल शिपिंग राज्य या प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इनके लिए किया गया स्पेंडिंग यूनियन गवर्नमेंट की बुक्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में दिखता है, लेकिन इसे इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में जोड़ना जरूरी है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के माध्यम से पीएसयू या क्वाजी सॉवरेन बॉडीज द्वारा किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को भी जोड़ना चाहिए, ताकि सरकार की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का सही आकलन किया जा सके। इन एडजस्टमेंट्स के बाद पता चलता है कि केंद्र की इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग साल दर साल 18% बढ़ी है, पिछले साल की मामूली कंट्रैक्शन को पलटते हुए। डिफेंस सेक्टर इस बढ़ोतरी का मुख्य हिस्सा है, जिसमें 17% की वृद्धि हुई है। रोड्स और रेलवेज दोनों में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के एलोकेशंस शामिल हैं। मैरीटाइम विजन के तहत शिपिंग और पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी अब प्रोविजन शुरू हो गई है। पावर और रिन्यूएबल सेक्टर में स्पेंडिंग पीएसयू ड्रिवन है और इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के माध्यम से की जा रही है। पीएलआई स्कीम्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को इनडायरेक्टली बूस्ट कर रही हैं। हाउसिंग और वाटर सेक्टर को भी अच्छी एलोकेशंस मिली हैं, हालांकि एग्जीक्यूशन हमेशा एक चुनौती बनी रहती है, क्योंकि पिछले 3 साल में बजटेड टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए हैं। पीएलआई सब्सिडी डिसबर्समेंट्स 2026 में अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी हैं और 2027 में ऑटोज, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और व्हाइट गुड्स में मजबूत ट्रैक्शन की उम्मीद है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर में पीएलआई यूटिलाइजेशन अभी मॉडरेट हो सकता है, लेकिन 2028 से मोमेंटम बढ़ेगा।